नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपने 8th का एग्ज़ाम जो है वो पास करके आप 9th में आ गए हैं। तो 9th में आ गए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं आपका अपने इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। अब आपने 9th में एडमिशन ले लिया होगा और आपको बुक्स मिल गई होंगी। कई बच्चों ने इसको पढ़ना शुरू कर दिया होगा और कई बच्चे अभी भी ये सोच रहे होंगे कि पढ़ाई को कैसे शुरू किया जाए, कोई ऐसा मिल जाए जो इस बुक को समझा दे। तो बच्चों, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चैनल आपके साथ है और मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। साथ ही साथ हम इस चैनल पे आपको इस एनसीईआरटी की साइंस की बुक को पढ़ाएंगे, समझाएंगे और अगर आप चाहेंगे तो आपको हैंड रिटन नोट्स भी इसमें मिल जाएंगे। तो बच्चों, इस चैनल का केवल और केवल ये मोटिव है कि आपको सेल्फ डिपेंड बनाना। आप सेल्फ डिपेंड रहेंगे तो किसी की भी आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई समझाए या आपको पढ़ाए। तो आप इसको आसानी से खुद ब खुद पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ इस चैनल पे आपको इस एनसीईआरटी की साइंस की बुक को पढ़ाया समझाया जाएगा और चाहेंगे तो हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आपको आंसर्स को कैसे लिखना है पेपर में सरल से सरल तरीके से बताया जाएगा। साथ ही आपको यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में आने वाले हैं, वो 5 इयर्स के आपके क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। साथ ही आपको टेस्ट पेपर भी कराया जाएगा। आपके मंथली टेस्ट, आपके जो डायग्राम्स हैं उनको कैसे तरीके से बनाएंगे और सबसे बड़ी बात कि आपको क्वेश्चन को कैसे याद रखना है, उसका नया ट्रिक बताया जाएगा। आज आपको, अगर आप सेल्फ डिपेंड बनना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ हमारे इस सफ़र में आगे बढ़िए और इसको आसानी से पढ़िए, समझिए और कहीं अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ समझनी है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। तो आपको एक नए वीडियो में उस कमेंट के बाद आपने जो भी आपकी समस्या होगी उसको भी सॉल्व कराया जाएगा। तो आइए, इस सफ़र में मेरे साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाइए और आज 9th का पहला चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो आइए, इस सफ़र में मैं आपके साथ हूँ, बस आप बुक खोल के मेरे साथ बैठ जाइए। आज अपना पहला चैप्टर है 9th का, हमारे आसपास के पदार्थ। अब हमारे आसपास के पदार्थ क्या हैं, बता सकते हैं आप लोग कि हमारे आसपास के पदार्थ क्या हैं? आइए देखते हैं कि हमारे आसपास पाए जाने वाले पदार्थ कौन कौन से। हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं जिनको आप डेली देखते होंगे, जैसे कि खाने में आप क्या खाते हैं, टेबल, चेयर, कई प्रकार के एनिमल्स, बहुत सारी जानवर, बहुत सारे लोग, बहुत सारी अदर चीज़ें, पेड़ पौधे, गाड़ियाँ, ये सब आप देखते हैं। और भी कई चीज़ें हैं, बस ये जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। तो ये सभी वस्तुएं हमारे चारों तरफ पाई जाती हैं। अब सभी का आकार अलग है, सभी की आकृति अलग है, सभी का स्वभाव अलग है और सभी की बनावट अलग है। तो ये किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, इसके बारे में जानना भी ज़रूरी है। तो आइए, इस चैप्टर से हम हमारे आने वाले चीज़ों को पढ़ते हैं। अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमने विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं, जिनका आकार, आकृति एवं बनावट अलग अलग है, अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया है। क्या नाम दिया है उसको? पदार्थ। जिस सामग्री से कोई भी वस्तु बनी होती है उसे क्या नाम दिया गया है? उसे नाम दिया गया है पदार्थ। उसे क्या नाम दिया गया है बच्चों? पदार्थ। जिससे कोई भी वस्तु बनी है उसे पदार्थ नाम दिया गया है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जिस भोजन को हम खाते हैं, पत्थर, बादल, सबसे पहला क्या है? हवा।
हवा में हम सांस लेते हैं। अच्छा, अब हवा किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। जिस भोजन को हम खाते हैं वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। पत्थर देखे हैं, बादल देखे हैं, तारे देखे हैं, पौधे देखे हैं, पशु देखे हैं, यहाँ तक कि पानी जो होता है ये भी कई प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है। चाहे वो पानी की एक बूंद हो या रेत का कोई छोटा सा टुकड़ा, ये सभी जो है वो क्या है, ये सभी जो रेत का जो एक कण होता है, ये सभी अलग अलग पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। अब जब ये पदार्थों से मिलकर बने होते हैं तो एक चीज़ याद रखिए, जब सभी का आकार है, सभी की आकृति है और सभी सभी की बनावट अलग अलग है, तो इनका, ये सब जो पदार्थ हैं इन सभी का एक निश्चित द्रव्यमान होगा और इनका सभी का एक निश्चित आयतन होगा। इस चीज़ को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। सबका एक द्रव्यमान है और सभी का एक आयतन है। अगर आयतन है तो वो एक निश्चित स्थान घेरेंगी जहाँ भी वो रखी हुई है, मतलब उनका आकार जो है वो एक निश्चित होगा और वो जहाँ भी रखी जाएंगी तो वो एक निश्चित स्थान को घेरेगा। इसके बाद प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों से मिलकर बना हुआ बताया है। या 5 मूल तत्वों से मैं इनको वर्गीकृत किया है। कौन कौन से हैं वो 5 तत्व? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। जैसे कि आपने कई बार सुना होगा कि सभी लोग बोलते हैं कि ये प्रकृति जो है वो 5 मूल तत्वों या पंच तत्वों से मिलकर बनी है, जो कि है वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल और आकाश। उनके अनुसार पंच तत्व इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी है, मतलब पूरी प्रकृति जो है वो इन 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई होती है, चाहे वो सजीव हो या फिर निर्जीव। अब सजीव और निर्जीव क्या कहलाते हैं, इसको जानना भी जरूरी है। सजीव वो होते हैं जो सांस लेते हैं, चलते फिरते हैं, अपना काम खुद का कर लेते हैं, मतलब उनका वो सांस लेते हैं और भोजन करते हैं, चलते फिरते हैं, उनको उनमें संवेदनाएं होती हैं, उनको दर्द होता है, चुभन होती है, ये सब चीज़ें वो बोल सकते हैं, अपने दर्द को बता सकते हैं, ये सभी सजीवों में आते हैं। निर्जीव में कौन आता है? जैसे कि टेबल हुआ, चेयर हुआ, आपका कोई लोहे का टुकड़ा हुआ या लकड़ी का टुकड़ा हुआ या कोई अदर चीज़ है, ये सभी निर्जीव में आते हैं। तो इन पदार्थों को इस प्रकार से 2 भागों में विभक्त किया, सजीव और निर्जीव। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार से वर्गीकृत किया था कि पदार्थ मुख्य रूप से सजीव और निर्जीव होता है। लेकिन जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या बताया, उन्होंने पदार्थ को भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों में विभक्त कर दिया, 2 प्रकार में वर्गीकृत कर दिया। कौन कौन से? भौतिक और रासायनिक। अब भौतिक और रासायनिक में क्या अंतर है? भौतिक मतलब उसकी बनावट कैसी है, वो किस प्रकार का दिखता है, किस आकृति का है, किस शेप का है, ये सभी उसकी बनावट कैसी है, ये सब भौतिक रूप में आते हैं। इस आधार पर हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में इस ज्ञान अर्जित करेंगे। मतलब हम अब अभी केवल भौतिक अवस्थाओं के बारे में जानेंगे, रासायनिक पहलुओं को या रासायनिक गुणों को हम अगले चैप्टर्स में देखेंगे। तो सबसे पहला है हमारा पदार्थ का भौतिक स्वरूप, मतलब अब उसका भौतिक स्वरूप किस प्रकार का है, चाहे वो कोई भी पदार्थ हो। तो हम एक पदार्थ से समझेंगे कि पदार्थ या तो कणों से मिलकर बना है या फिर कुछ अलग चीज़ है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो इसमें उन्होंने बताया कि पदार्थ कई प्रकार के या एक ही प्रकार के कणों से मिलकर, या तो अलग अलग प्रकार के कण हो सकते हैं या फिर एक ही प्रकार के कण हो सकते हैं। तो पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ को प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। बहुत समय तक जब हमने देखा या वैज्ञानिकों ने देखा तो उन्होंने बताया कि पदार्थ की प्रकृति के बारे में केवल और केवल उन्होंने, सभी की यही विचारधारा रही, सभी का यही मानना रहा कि ये 2 प्रकार की प्रकृतियों से मिलकर या 2 प्रकार के
पदार्थों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? एक विचारधारा का यह मानना था कि वे पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, जैसा लकड़ी का टुकड़ा होता है एक सीधा बिल्कुल, काटा अलग किया, इस प्रकार का सतत है, या फिर वो कई प्रकार के कई कणों से मिलकर बना हुआ एक पदार्थ है। परंतु अन्य विचारधारा को अन्य विचारधाराओं का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बने होते हैं। तो आइए एक क्रियाकलाप करते हैं, उसमें हम पता करते हैं कि क्या पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं या फिर ये एक सतत लकड़ी के टुकड़े की जैसे सीधे हैं। तो एक क्रियाकलाप में इन्होंने बताया कि एक 100 ml का हम क्या लेते हैं? फ्लास्क लेते हैं। फ्लास्क मीन्स या एक जार भी बोल सकते हो या बीकर भी बोल सकते हो, कांच का एक गिलास जैसा होता है। इसमें हमने 100 ml लगभग आधा क्या भर दिया? पानी भर दिया। इस बीकर को जल से आधा भर लें। जल का जो स्तर होगा, मान लीजिए यहाँ तक है तो हम यहाँ पे एक टिक मार्क कर लेंगे। इसके बाद इसमें नमक या फिर हम चीनी डालेंगे और उसको कांच की एक छड़ की सहायता से घोलेंगे। जब हम हिलाएंगे तो क्या देखेंगे? जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। क्या जल का स्तर बढ़ता है या कि कम होता है? तो आगे इसमें हम पढ़ेंगे। आपके अनुसार नमक या शक्कर, देखिए जब हम किसी भी, आपने घर पे भी ये टेस्ट किया होगा, जब हम किसी भी एक गिलास में पानी लेते हैं, उसमें या तो नमक डाल दें या तो चीनी डाल दें, फिर उसको चम्मच की सहायता से हिलाएं, तो क्या होगा? जो चीनी या जो नमक होगा वो पूर्ण रूप से घुल जाएगा। अब जब वो घुल जाएगा तो क्या होगा? तो ये कहाँ, जो नमक और चीनी था वो कहाँ गायब हो गया? तो वो तो पहले ही अपन ने सुन लिया है कि वो घुल गया है। क्या जल के स्तर में कोई बदलाव हुआ? इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हमें हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि जो पदार्थ है वो कणों से मिलकर बना होते हैं या बने होते हैं या बना होता है। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या चीनी अब पूर्ण रूप से पानी में घुल गई है, जैसा कि चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। तो 1.1 को देखते हैं। ये देखिए, ये एक बीकर है जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो कांच का एक है। इसमें इन्होंने क्या किया है? आधा इसको जल से भर दिया था। अब इसमें इन्होंने क्या किया था? इसमें 1 चम्मच जो है वो नमक मिलाया या चीनी मिलाई। दोनों को जब हिलाया तो क्या हुआ? हिलाए तो नमक क्या हुआ? घुल गया। अब जल दिख रहा है हमको और नमक जो है वो नीचे तली में हल्का हल्का कण जैसा दिखाई देता है। अब हम देखेंगे जब हमने जल में नमक घोला या चीनी घोली, तो नमक के जो कण होते हैं वो जल के कणों के बीच जो खाली स्थान होता है या जो रिक्त स्थान होता है उनको भर देते हैं, वहाँ समावेशित हो जाती हैं, वहाँ पे एकदम एडजस्ट हो जाते हैं। पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं? अब उनका हमको ये बताना है कि वो कितना बड़ा है या छोटा है। अगर मान लीजिए हमने पानी और जो नमक का भी घोल बनाया, चीनी का घोल बनाया, उसकी जगह हमने रेत डाल दे तो, और फिर उसको हिलाते रहें, तो क्या वो घुलेगी? नहीं बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर हम इसमें चीनी या नमक की जगह रेत डाल दें, हम कितना भी हिलाते रहें, वो घुलेगी नहीं। जब तक हम उसको हिलाएंगे तो वो कण वहीं नीचे तली में इधर उधर होता रहेगा, लेकिन वो घुलेगा नहीं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इसके बाद पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं, ये अपन को देखना है। पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल लें। पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है एक प्रकार का पदार्थ होता है, लिक्विड होता है। वो क्या है? उसको हम जब इतने ही पानी में, जितना कि अपन ने भी लिया था उतने ही पानी में हम 100 उसमें घोल दें, 2 या 3 उसके क्रिस्टल, तो क्या होगा? इसे इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकाल के अलग कर लें और उसमें पानी मिला दें। फिर उस पूरे में से फिर 10 ml घोल निकाल के उसमें पानी 90 ml पानी फिर मिला दें। फिर इस प्रकार धीरे धीरे जब यही प्रक्रिया हम 3 या 4 बार या 7 से 8 बार कर लेते हैं, तो हमें क्या मिलता है? हम देखेंगे कि जो पोटेशियम परमैंगनेट के हमने 2-3
क्रिस्टल डाले थे, जिसकी वजह से पानी का रंग हल्का सा गुलाबी या ज़्यादा डार्क गुलाबी हो गया था। जैसे जैसे हम 10-10 ml निकाल के और उसमें 90 ml पानी मिलाते जाएंगे तो आप चित्र में देख सकते हैं कि जो रंग है पोटेशियम परमैंगनेट का, वो जैसे जैसे हम पानी मिलाते जाएंगे वो धीरे 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 करके जो रेडनेस उसमें थी वो धीरे धीरे करके गुलाबी होगा। गुलाबी के बाद वो धीरे धीरे करके और कम होता जाएगा। तो अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का होता जाता है, जैसा कि मैंने आपको आगे बताया। फिर भी पानी रंगीन नजर आता है। मीन्स हम कितना भी उसमें पानी मिलाते जाएंगे 7 से 8 बार में, तो वो पानी मिक्स होता जाएगा, लेकिन उस जो पानी का रंग पहले डार्क था वो धीरे 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 करके हल्का होगा, लेकिन पूर्ण रूप से फिलहाल में खत्म नहीं होगा। जब हम उस प्रक्रिया को 7 या 8 बार से और ज़्यादा करेंगे तब इसका रंग पूरी तरीके से जाएगा, अन्यथा इसका रंग पूरी तरीके से नहीं जाए। 7 और 8 बार में इसका रंग पूरी तरीके से नहीं जाता है, हल्का गुलाबी वो बना रहता है। यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के जो बहुत थोड़े से क्रिस्टल से पानी की बहुत अधिक मात्रा भी रंगीन हो जाती है। इससे हमें ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते हैं और अंततः क्या होता है, एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। एक लिमिट, जैसे कि हम एक बहुत छोटा सा उदाहरण आपको, बहुत सिंपल, जो कि आप अपने घर पे, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट आपको केवल लैब में मिलेगा, लैब के अलावा अगर आप लेने जाएंगे कहीं तो मिल जाएगा, लेकिन आपको अन्य चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। तो आप एक बहुत छोटी सी चीज़ से आप समझ सकते हैं कि हम अगर एक बड़ा पत्थर लें, उसको हम तोड़ने की कोशिश करें तो पहले वो 4 या 5 टुकड़ों में टूटेगा, फिर सबसे छोटे कण को लेके उसको तोड़ेंगे, वो फिर उसमें टूट जाए। इस प्रक्रिया को हम सबसे छोटे कण ले लेके और 10 बार भी करेंगे तो कण छोटे होते जाएंगे, लेकिन पूर्ण रूप से वो खत्म नहीं होंगे। इसी प्रकार से अगर हम देखें कि पोटेशियम परमैंगनेट का हर छोटा क्रिस्टल, हर छोटे से छोटा कण पानी को रंग देता है या कि उसको गुलाबी बनाए रखता है, पूर्ण रूप से खत्म नहीं होता। उस पूर्ण रूप से इसके रंग को खत्म करने के लिए हमें प्रोसेस को बहुत, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बार, 100 से ज़्यादा बार हमको इसको करना पड़ेगा, तब इसका रंग खत्म होगा। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डेटॉल से भी हम इस प्रक्रिया को, देखिए आपके घर में डेटॉल होगी, डेटॉल से आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। इस क्रियाकलाप को हम डेटॉल की सहायता से भी कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी उसकी महक जो है हमें मिलती रहती है। आपने देखा होगा डेटॉल को हम बहुत थोड़ा सा भी डालें तो उसकी स्मेल आती रहती है। और इस प्रक्रिया को जो अपन ने पोटेशियम परमैंगनेट से की है, इसको हम 7 या 8 बार डेटॉल की घर में जो आसानी से उपलब्ध रहती है, हम उसको डेटॉल से करते हैं, तो आपको वो ये देखने के लिए मिलेगा कि आपको वो मतलब कितनी बार भी हम उसमें पानी मिलाते जाएंगे, उसकी जो महक है, उसकी जो स्मेल है, वो धीरे धीरे करके हमको उस पानी में आती रहेगी। आगे है, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, मतलब बहुत बारीक होते हैं, जिनको हम जितना सोच भी नहीं सकते, जिन्हें खुली आंखों से हम देख नहीं सकते, उतना छोटा भी कण हो सकता है। आगे देखें, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो। अब हम अगर इससे क्वेश्चन बनता है कि सबसे कम रिक्त स्थान किस पदार्थ में पाया जाता है, ठोस में पाया जाता है, द्रव में पाया जाता है या गैस में पाया जाता है। तो जो ठोस होता है उसमें सबसे कम रिक्त स्थान पाया जाता है, द्रव में थोड़ा और कम पाया जाता, थोड़ा और ज़्यादा पाया जाता है, और गैस में बहुत ज़्यादा मात्रा में कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। तो क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में नमक एवं शक्कर, डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी, नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के जो खाली स्थान होते हैं उनको भर देते हैं, उसमें उन रिक्त स्थानों में वो कण जाके समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है।
इतना रिक्त स्थान होता है, जैसे कि जैसे अभी अपन लिक्विड में ये काम कर रहे हैं, तो लिक्विड मीन्स द्रव अवस्था में। द्रव अवस्था में अभी हम आगे इसको भी पढ़ेंगे किस पदार्थ में कितने रिक्त स्थान होते हैं। तो सबसे कम रिक्त स्थान होता है ठोस में और सबसे ज़्यादा होता है गैस में। अभी चूंकि हम ये प्रक्रिया लिक्विड में कर रहे हैं, तो लिक्विड की जो बनावट होती है या द्रव पदार्थ की जो बनावट होती है, उसमें रिक्त स्थान पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ का जो कण होता है, आप नॉर्मल पानी को अगर हम बाल्टी या किसी ट्रांसपेरेंट गिलास में या आप किसी बॉटल में भर के देखें, उसको हिलाएं तो और उसको धूप में रख के एक बार देखिएगा आप, तो उसमें आपको बहुत बारीक कण दिखाई देंगे, बहुत बारीक, और आपको ऐसा लगेगा कि कोई बुलबुला या कोई कण जो है वो ऊपर से नीचे गया या नीचे से ऊपर गया। इसका एक और तरीका बताती हूँ। अगर हम किसी गंजी में पानी को गर्म करते हैं, तो आप देखना एक समय होगा कि